जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक पर। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा साथियों। क्योंकि आज की इस क्लास में आपको ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊंगा जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो आपको पता होना चाहिए, ये सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मैं आपको पहले बता दूं कि नृत्य से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो आपको पता होना चाहिए मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो आप याद कीजिएगा कि सर ये मध्य प्रदेश का है। बी वाला ऑप्शन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल करेक्ट करेंगे। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है एवं पूछने वाला है, यहाँ पर आपको हम क्लियर कर देते हैं साथियों। सबसे पहले कि ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश से है। इसको याद कैसे करेंगे? म से मटकी और म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इस प्रकार से ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और मध्य प्रदेश में जो दो तीन इंपॉर्टेंट नृत्य है वो भी हम आपको करवा देते हैं, हो सकता है वो आपके एग्जाम में इस वक्त दे दे। ज्वारा कहाँ का लोक नृत्य है? ये आपके एग्जाम में हो सकता है तो पूछ देगा ज्वारा किस राज्य का लोक नृत्य है। आप बिल्कुल सही करोगे सर, यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। अगर बात करें गिरिदा, एक गिरिदा भी लोक नृत्य है साथियों, ठीक है ना। गिरिदा गिरिदा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये भी आपका मध्य प्रदेश का है। ज्वार और गिरा, ज्वारा और गिद्रा, ये आपका जो है साथियों ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है साथियों कि इसमें जो नर्तकी रहती है, जो डांस करने वाली होती है, उसके सिर पर मिट्टी का बर्तन रख के संतुलित किया जाता है। इससे नृत्य में ये होता है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से अगर आपका असम से पूछे कि असम का लोक नृत्य क्या है, राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, बिहार का लोक नृत्य क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल साथियों जो कि नृत्य से कम दो प्रश्न है, ये इससे जीडी में क्लियर होता है। अगर आपको असम का क्लियर है तो कमेंट में बताइएगा, मैं नीचे से आपको बताता हूँ। सबसे पहले राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान का घूमर बहुत प्रसिद्ध है। जैसे में आपके एग्जाम में पूछता है घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों, तो ये राजस्थान का है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका हो जाएगा राजस्थान का, ठीक है। उसी प्रकार से बिहार का बहुत सारा है, जैसे में नौटंकी हो गया। नौटंकी किस राज्य का है? तो ये बिहार का हो गया। और एक और बोला जाता है जैसे में लौंडा नाच भी हमारा बिहार का ही है साथियों, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि एसएससी जीडी में पूछा जाता है। और आने वाला सवाल आपको करवा देते हैं, वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें पूरा निचोड़ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वही सवाल करवाएंगे साथियों, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा और डांडिया यह आपका गुजरात का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है साथियों? ये आपका गुजरात का है। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है साथियों? तो यह आपका गुजरात का है, याद रखिएगा। जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि गरबा और डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका गुजरात का है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है वो भी आप देख लीजिए। भागड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है? भागड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपका पंजाब का हो जाता है। भागड़ा गिद्धा कहाँ का हो जाता है? पंजाब का। अब हम जो पूछ रहे हैं वो बताइएगा। मोहिनी अट्टम पिछली बार आपको क्लास में बताया था और ये आपके एग्जाम में आया भी सवाल है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? जिनको पता है कमेंट में जवाब दीजिएगा। और ओनम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ओनम ओनम आपका असम का हो जाता है। ओनम कहाँ का हो जाता है साथियों? असम का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको पता हो तो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं खेल से संबंधित प्रश्न साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। मतलब ये चार ऑप्शन दिया है कि कौन सा ट्रॉफी जो है फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। तो यह डूरंड कप हो जाएगा। या ऐसे भी सवाल बनता है कि फुटबॉल से कौन सा कप संबंधित है, तो डूरंड कप। या ये भी पूछता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। जैसे में ये आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो वो आपका फुटबॉल से हो जाता है। किससे हो जाता है साथियों? फुटबॉल से हो जाता है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और जो फुटबॉल प्रतियोगिता का शुरुआत किया गया था वह किया गया था 1888 में। हो सकता है आपके एग्जाम में डाल दे कि
फुटबॉल प्रतियोगिता कब शुरू हुआ था? 1888 ईस्वी में शुरू हुआ था साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल। इससे और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे में फुटबॉल से और क्या संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये आपके एग्जाम में पूछता है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो आप बताइएगा कि संतोष ट्रॉफी जो है साथियों, वो भी फुटबॉल से ही संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दें, जिनको नहीं पता है, काफी सारे बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ दिए थे, तो आपके सिलेबस को थोड़ा सा क्लियर कर दे। आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो आपको जानकारी होगा, जिसमें जीके जीएस मिलाकर 20 क्वेश्चन, हिंदी का 20 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें जीके के हम लोग 20 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, उसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग। तो यहाँ पर टारगेट हम लोग लेकर चलते हैं 20 में से 15 प्लस 15 प्लस प्रश्नों को क्या करना है बाबू? सही करना है। तो देखते हैं आप कितने प्रश्नों को यहाँ पर सही कर पाते हैं। टारगेट एक लेकर चलते हैं, ठीक है। बताइएगा 3 नंबर है कि केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक का नाम है केरल गॉड्स ऑन कंट्री। पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो आप याद रखिएगा, जो कि सीधे इंपॉर्टेंट है, शशि थरूर। इसका लेखक कौन है? शशि थरूर, याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1980 में हुआ था। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1980 ईस्वी में। याद रखिएगा, इससे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में इससे नहीं बनेगा। मात्र 2 ही सवाल है जो बनने का ज्यादा चांस है कि इसके लेखक कौन हो गए और यह कब प्रकाशित हुआ। ठीक है साथियों, याद कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए, ये सवाल देख सकते हैं, अभी हम आपको ऊपर पूछे थे कि मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, और उससे ही संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि मोहिनीअट्टम नृत्य में कितनी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जवाब आना चाहिए, मोहिनीअट्टम नृत्य में कितनी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। सबसे पहले तो हम लोग क्लियर करेंगे, आखिर मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य सर? तो ये आपका केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है साथियों? तो यह आपका केरल का हो जाएगा, याद रखिएगा। और इस पर कितने हस्त लक्षण है बाबू? तो इस पर 24। इस पर कितनी है? 24 मुख्य हस्त लक्षण है, ये आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा केरल का। और इसमें कितना बताएं आपको? 24 बताएं, 24 याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए, 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है? भारतीय एथलीट, काफी इंपोर्टेंट है, भारतीय एथलीट सोमदेव देव वर्मन किस खेल से संबंधित है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ऐसा ही सवाल आपके एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह लॉन टेनिस से संबंधित है। ये जो भारतीय एथलीट सोमदेव देव वर्मन है, वह किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। इनको 2010 ईस्वी में स्वर्ण पदक मिला था। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सोमदेव देववर्मन को स्वर्ण पुरस्कार कब मिला था, तो 2010 ईस्वी में मिला था। और इनको अर्जुन पुरस्कार और पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है ना। अब इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में आने की थोड़ी सी ज्यादा संभावना है कि कौन सा किस खेल से संबंधित है। जैसे में टेनिस से आपका सानिया मिर्जा संबंधित है। टेनिस से आपका सानी मिर्जा हो गया, लिएंडर पेस हो गया, रोहन बोपन्ना हो गया, ये सब आपका टेनिस से संबंधित है। ठीक है, आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ये वाला सवाल देख सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साथियों। 6 नंबर, होली रंगों का त्योहार है जिसे हिंदू माह डॉट 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 मनाया जाता है। मतलब होली रंगों का त्योहार है जिसे हिंदू मतलब कौन से महीने में मनाते हैं? आप सभी को पता होगा साथियों। 6 नंबर का जवाब फटाफट आप लोग के कमेंट में आना चाहिए। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको एसएससी जीडी का क्लास करवाया जाता है साथियों। ठीक है, और हम आपके पीछे खड़ा है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा डेली आपको ऐसा क्लास देंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। देखिएगा,
काफी इंपॉर्टेंट वाले सवाल आपका क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। तो आप याद रखिएगा, वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था 1896 ईस्वी में। वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में वंदे मातरम को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आप याद रखिएगा, वंदे मातरम को पहली बार 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और यहाँ से और भी सवाल बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है ना। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी साथियों? एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल की बात करेंगे, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों? अभी हमने क्लियर किया कि यह एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी, आपको क्लियर होना चाहिए। और यह 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में। अगर बात करें इंदिरा गांधी की, तो यह हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। अगर सरोजिनी नायडू की बात करें तो यह भी भारतीय महिला की पहली अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? जैसे में सुभाष चंद्र जो बोस थे, वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा कब दिया था? 1939 ईस्वी में, ठीक है ना, 1939 ईस्वी में। इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। जैसे में उधर इस्तीफा दिए कांग्रेस पद से और इधर फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर दिए थे 1939 ईस्वी में, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका का व्यापार करने की स्वतंत्रता है? मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत नागरिक को कोई भी व्यापार करने की आजादी दे दिया गया है साथियों? तो आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, अनुच्छेद 19 ए। अनुच्छेद 19 में क्या है? किसी भी व्यक्ति को अपना व्यापार करने का अधिकार है साथियों, याद रखिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा, यह अनुच्छेद आपका 300 में, अनुच्छेद 300 में किसी भी संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकारी के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। मतलब वह कानून का संपत्ति हो जाएगा, ठीक है ना। यह अनुच्छेद 300 के तहत आपका किया गया है साथियों, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल क्या करे कि सूरज पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? आपका जवाब आना चाहिए, सूरज पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है साथियों? आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है कि सर किसी बच्चे का 150 मिलियन भी आ रहा है, तो हम देख लेते हैं 150 मिलियन आपका सही होगा कि नहीं सही होगा। बिल्कुल सही है, 150 मिलियन आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूरज से पृथ्वी की दूरी कितना है साथियों? 150 मिलियन है, आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है साथियों? 13 नंबर काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दक्षिणी सिरे का नाम है इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है साथियों? इंदिरा पॉइंट, आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि भारत का सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है साथियों? इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल है कि भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? कोई बच्चे बताइएगा, श्वेत क्रांति के नाम से हम लोग किनको जानते हैं साथियों? आपका जवाब आना चाहिए, श्वेत क्रांति के नाम से हम लोग किनको जानते हैं साथियों? श्वेत क्रांति के नाम से बिल्कुल 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 आपका ऑपरेशन फ्लड को जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड, इसमें यह दूध क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है साथियों? यह दूध की क्रांति से संबंधित है, आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि ऑपरेशन फ्लड है किससे संबंधित है? तो यह दूध उत्पादन से संबंधित है साथियों, ठीक है ना। चलिए अगर यहाँ पर हो सकता है कभी कभी हरित क्रांति पूछ दे, तो हरित क्रांति किससे हो जाएगा? फसल से हो जाएगा, आपको भी पता है। और नीली क्रांति तो मत्स्य से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
15 नंबर सवाल देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई थी। मतलब सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के लिए कौन सा योजना बनाया गया था। बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल भाखड़ा नागल परियोजना। सतलुज नदी पर कौन सा परियोजना है, भाखड़ नागल परियोजना है, याद रखिएगा। ये नागार्जुन, ये आपका कृष्णा नदी पर है। जैसे पूछेगा नागार्जुन परियोजना परियोजना किस नदी पर है साथियों, तो ये आपका कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध बात करेंगे तो यह ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा में है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, ऐसे तो ये महानदी पर है लेकिन स्थित कहाँ में है, ओडिशा में। और भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है, याद रखिएगा। जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों कि सतलुज नदी घाटी में ये किस परियोजना पर बनाया गया है, तो भाखड़ा नागल परियोजना। आप याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है साथियों। चलिए 16 नंबर आपका सवाल देख सकते हैं, एकदम टॉप लेवल का सवाल है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का समान नाम क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का समान नाम क्या है साथियों, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का समान नाम की बात करेंगे तो इसका समान नाम क्वार्टज हो जाएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का समान नाम क्या हो जाएगा, क्वार्टज हो जाएगा। आप याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको एसएससी जीडी का क्लास मिलेगा। साथ में अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए साथियों, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है, वहाँ पर जो भी क्लास होगा सबसे पहले पता चलेगा। जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा, एवं क्लास का जो भी पीडीएफ रहेगा सारा आपका ग्रुप में ही डाला जाता है। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको इस पर एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। एसएससी जीडी लिखकर जैसे ही मैसेज करेंगे आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर आपका सवाल है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसकी जांच बिडाल टेस्ट से की जाती है। किसकी जांच बिडाल टेस्ट से किया जाता है, तो टाइफाइड बुखार का, टाइफाइड जिसका बुखार रहेगा उसका जांच किससे होगा, बिडाल टेस्ट से होगा। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का प्रथम महासचिव कौन बना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, और ऐसा सवाल आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो महासचिव हो जाएगा वो सेलेस्ट साउलो हो जाएगा। सेलेस्ट साउलो यहाँ पर देख सकते हैं, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का प्रथम महासचिव कौन था, सेलेस्ट साउलो था। आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। एक करंट लेवल का सवाल है साथियों कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2023 का खिताब जीता है। ठीक है ना, बताइएगा किसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2023 का खिताब जीता है। अगर आप क्रिकेट ये सब देखते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा देश जीता है साथियों, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है कि सर यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कौन सा देश ने जीता है साथियों, यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट हो रहा है। ऐसे ही अगर आप मेहनत करते हो तो आपका इस बार सिलेक्शन ज्यादातर चांस है साथियों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है कि संघाई सहयोग संगठन जिसको SCO बोलते हैं, उसका 9वां सदस्य देश कौन सा बना है। ये भी करंट लेवल के सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। तो यह ईरान एक नया इसका सदस्य बना है। 9वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है, ईरान बना है। आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। बताइएगा चिराव जो लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका मिजोरम से। ये कहाँ से संबंधित है साथियों, ये आपका मिजोरम से। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए 22 नंबर की अगर बात करेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन सा है साथियों। बताइएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का कौन है साथियों, तो यह क्रमशः असम और कौन सा है, महाराष्ट्र है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का विजेता कौन है, तो असम और कौन है साथियों, महाराष्ट्र है। चलिए अगर 23 नंबर सवाल की बात करेंगे, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से। जानकी प्रसाद हैं, उनका संबंध कथक के किस घराने से, तो बनारस घराने से। किस घराने से साथियों, बनारस घराने से। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट एवं टफ लेवल का है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। जानकी प्रसाद का संबंध किस घराने से है, बनारस घराने से है। आप याद रखिएगा। चलिए
अगला नंबर सवाल है कि फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम सीमा कितनी होती है साथियों, तो 120 एम होता है, 120 मीटर होता है। आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। जीके का आखिरी सवाल है साथियों, उसके बाद हम लोग हिंदी के प्रश्नों में चलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है। ये आपका सवाल पूछा जाता है कि भारत की सबसे अंतिम जनगणना कब हुई थी, तो 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुआ। जैसे में अभी जनगणना होने वाला ही था, तो उसमें कोविड आपका आ गया था साथियों, तो उसकी वजह से जनगणना आपका नहीं होता, तो आखिरी जनगणना 2011 में हुआ था। उसके हिसाब से महिला का साक्षरता दर कितना हो जाएगा, 65.46% हो जाएगा। 65 मतलब 100 मान लीजिए कि धरती पर पूरा 100% आबादी है, मतलब भारत में 100% आबादी है, जिसमें 65% आपका क्या है साथियों, महिला। सॉरी, यहाँ पर वो सवाल नहीं करा, यहाँ पर महिला का साक्षरता दर यानी महिला पढ़ी लिखी कितनी है, ये सवाल आपसे करा है साथियों। तो 65% महिला क्या है साथियों, 100 में से 65% महिला क्या है, पढ़ी लिखी हुई है। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ से ये भी सवाल पूछा जाता है कि प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो आप बताइएगा कि 1872 में प्रथम जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। जैसे में भी पूछा जाता है कि यह किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की पहली जनगणना हुआ था साथियों। और बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। और पूर्ण रूप से पूछेगा वो तो पहली जनगणना हो गया, लेकिन सबसे अच्छा ढंग से जनगणना कब हुआ था, 1881 ईस्वी में हुआ था। इस सारे प्रश्न आप याद रखोगे, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और यहाँ से पहले तो आप जीके में स्कोर बता दोगे साथियों, जीके में आपका कितना स्कोर हुआ, 20 में से कितना स्कोर हुआ, 25 ना 25 प्लस प्रश्न थे, तो 25 में कम से कम 20 प्लस प्रश्न आप सही कीजिए, तभी आपका जाकर रिजल्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है, तो कमेंट में बताइए आपने कितना प्रश्न को सही किया। चलिए, अत्यधिकता शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है, अत्यधिकता शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है साथियों, तो अत्यधिकता किसको कहते हैं, तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं, अत्यधिकता कहते हैं। पर्वत के ऊपर समतल भूमि को क्या कहते हैं, अत्यधिकता कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द को छांटे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है साथियों, बताइएगा। अशुद्ध कहेगा तो उज्जवल, कौन सा उज्जवल है, यहाँ पर देख सकते हैं उज्जवल कौन सा है, यहाँ पर अशुद्ध। अशुद्ध जैसे में गलत कौन सा है, इसमें कवित्री बिल्कुल सही लिखा है, ज्योत्सना बिल्कुल सही, प्रज्वलित बिल्कुल सही, लेकिन उज्जवल आपका ऐसा नहीं लिखा था, यह अशुद्ध हो जाएगा। उज्जवल ऐसे लिखा था, देखिए उ दो को आधा ज होता है, वल ऐसे आपका उज्जवल बिल्कुल सही। आप यहाँ पर उज्जवल को देख सकते हैं साथियों। ठीक है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। चलिए, 3 नंबर आपका सवाल क्या है, पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा, तो पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, पृष्ठ हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है कि पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा, तो पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, 4 नंबर आपका सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची, मृगेंद्र को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो सुरादुल, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, शेर बोल सकते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें भी आप टारगेट लेकर चलिए कि 20 में से कम 18 19 प्लस प्रश्न आपका क्या हो जाए साथियों, सही हो जाए। चलिए, अंक, अंक शब्द का नकारात्मक शब्द नहीं है, मतलब अंक को और हम लोग क्या नहीं बोल सकते हैं। अंक को गोद बोल सकते हैं, संख्या बोल सकते हैं, नाटक का भाग बोल सकते हैं, लेकिन उसको पृथ्वी नहीं बोल सकते। उसको क्या नहीं बोल सकते हैं साथियों, पृथ्वी नहीं बोल सकते हैं। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि जो कठिनाइयों से समझने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या है। जो कठिनाइयों से समझने योग्य हो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा, दुर्बोध हो जाएगा। उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा साथियों, दुर्बोध हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला अगला नंबर सवाल है, मुहावरा अंगारे सिर पर धर लेने का अर्थ क्या। मुहावरा अंगारे सिर पर धर लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, कठिन दुख सहना। कठिन दुख सहना, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुहावरा अंगारे सिर पर धर लेना, इस मुहावरे का अर्थ है कठिन दुख सहना।
ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है, वाक जल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वाक जल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाक प्लस में जल, ए वाला ऑप्शन आप यहाँ पर देखिए, वाक प्लस में जाल, ए वाला बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वाक प्लस में जाल, वाक प्लस में जाल, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर आपका सवाल है कि वक्र शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। वक्र का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? त्रिजु। क्या हो जाएगा साथियों? त्रिजु हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वक्र शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? त्रिजु। क्या हो जाएगा साथियों? त्रिजु हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका उल्टा पूछेगा तो त्रिजु हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम है जो कि मतलब शुद्ध रूप में है? जैसे में सूरज नहीं तत्सम है, कुआं नहीं है, कपूत नहीं है, स्वर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे लुकोक्ति का अर्थ क्या? ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे लुकोक्ति का अर्थ क्या है? बड़े काम चोरी छिपा नहीं किया जा सकता। मतलब ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, जैसे में कोई बड़ा चोरी करे तो वह छिपे नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, उसका अर्थ ये वाला हो जाएगा कि बड़ा काम अगर आप कोई कर रहे हैं, जैसे में आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो गाँव में पता चलना है तो चलना ही है, ठीक है। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है कि स्वतंत्रता संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राण की डॉट 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 क्या दे दिया था? अपने प्राणों का त्याग दिया था या आहुति दिया था? क्या दिया था? तो आप बताइएगा साथियों, आहुति। क्या दिए थे? आहुति दिए थे, ठीक है। चलिए 14 नंबर आपका सवाल देख सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है साथियों। अनुवंती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनुवंती का क्या होगा? एकता हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है कि निम्न में से अकर्मक क्रिया वाला वाक कौन सा है? अकर्मक क्रिया वाला वाक कौन सा साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है? तो अकर्मक हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, जिस क्रिया का फल किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े। बच्चा सोता है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर आपका सवाल है, जिसकी उपमा न दी जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? अनुपम कहते हैं। चलिए 20 नंबर आपका सवाल है, हथियाना में कौन सा क्रिया? हथियाना में कौन सा क्रिया है साथियों? तो हथियाना में आपका नाम धातु है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। यहाँ पर आपका समाप्त हो गया। तो अब आपका स्कोर बताना कि 20 में से आपका हिंदी में कितना प्रश्न सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।